Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of design of steel structures. In the previous lecture we have discussed about your unit number 4 plate girders. Okay, plate girder क्या होता है, उसका एग्जाम्पल, उसके डिज़ाइन स्टिपुलेशंस, प्लेट गर्डर के टाइप्स, प्लेट गर्डर में लोडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में यानी कि लास्ट यूनिट में देखी थी। तो आज मैं एक आपका नया फ्रेश यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि आपका गैंट्री गर्डर है। ओके, तो गैंट्री गर्डर एक्चुअल में क्या होता है, गैंट्री गर्डर का यूज़ क्या होता है और गैंट्री गर्डर जो है वो हमें डिज़ाइन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ जो है वो हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गैंट्री गर्डर्स और क्रेन गर्डर्स carry hand operated or electrically operated overhead cranes in industrial buildings such as factories, workshops, steelworks, etc. to lift heavy materials, equipment, etc. and to carry them from one location to other within the building. ओके, तो गैंट्री गर्डर्स जो होता है या तो उसे क्रेन गर्डर्स भी बुलाते हैं। तो गैंट्री गर्डर एंड क्रेन गर्डर्स आर यूज्ड इन हैंड ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन्स। तो उसमें क्या है कि हैंड ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन होती है। ओके, आपने कई बार देखा होगा कि एक रेक्टेंगुलर शेप में 3-4 जो है वो मतलब पोस्ट होते हैं और वो पोस्ट के बीच में जो ये क्रेन जो है वो घूमती फिरती रहती है। तो ऐसी जो गैंट्री गर्डर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन में, अगर आपको पता हो तो कंस्ट्रक्शन में अगर आप कोई मंदिर का कामकाज कर रहे हैं पत्थरों से, तो उसके जो पार्ट्स है उसे हैंडल करने का काम ये गैंट्री गर्डर्स थ्रू होता है, जिसे हम क्रेन गर्डर भी बुलाते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में अब ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, लाइक फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, स्टील वर्क्स एक्सेट्रा टू लिफ्ट हैवी मटेरियल। तो वहाँ पे वो हैवी मटेरियल को उठाने के लिए काम आती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आती है। सपोज़ आप कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो एक कार का इंजन चेसिस जो है वो रेडी होता है और उसके ऊपर बॉडी पार्ट फिट करना रहता है। तो बॉडी पार्ट फिट करने के लिए जो है उसे आगे पीछे ले जाना पड़ता है वो पूरी मतलब कार को। तो उसके लिए जो वहाँ की इंडस्ट्री है, मैकेनिकल इंडस्ट्री, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो मैन्युअली कोई गाड़ी को धक्का नहीं लगाते हैं, वो ये क्रेन्स का यूज़ करते हैं कि जिसकी मदद से गाड़ी जो है वो डिज़ायर्ड पोजीशन पे आ जाए और उसका वर्क डन या कुछ भी जॉब जो कैरिड आउट करना हो वो वहाँ से कैरिड आउट हो जाए। ओके, तो ऐसे गर्डर को हम गैंट्री गर्डर कहते हैं या तो फिर क्रेन गर्डर बुलाते हैं। एंड टू कैरी देम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद इन द बिल्डिंग। तो एक ही बिल्डिंग में आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप ये गैंट्री गर्डर का यूज़ श्योरली कर सकते हो। हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स हैव लिफ्टिंग कैपेसिटी अप टू 50 किलोन्यूटन एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन्स आर called EOT cranes can have capacities in the range of 10 to 3000 किलोमीटर। ओके, तो हैंड ऑपरेटेड क्रेन की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है वो 50 किलोमीटर ही होती है। ओके, जबकि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अगर आप क्रेन यूज़ कर रहे हो तो उसे हम इलेक्ट्रिकली ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन बुलाते हैं, यानी कि EOT, वेर E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली, O फॉर ओवरहेड एंड T फॉर ट्रैवलिंग। ओके, तो EOT क्रेन्स उसे बुलाते हैं कि अगर आप ओवरहेड आप जो ओवरहेड जो क्रेन यूज़ कर रहे हो वो अगर ट्रैवलिंग क्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है तो उसे हम EOT बुलाते हैं। ओके, कैन हैव कैपेसिटीज़ इन द रेंज ऑफ 10 to 3000 किलो न्यूटन। ओके, यानी उसकी कैपेसिटी जो होती है वो 10 से 3000 किलोमीटर तक की होती है, जबकि हैंड ऑपरेटेड क्रेन की कैपेसिटी 50 किलोमीटर की होती है। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ क्रेन सिस्टम्स आर, क्रेन सिस्टम के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो है क्रेन गर्डर और क्रेन ब्रिज और क्रॉस गर्डर। तो क्रेन ब्रिज से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो ब्रिज पे यानी कि जो मतलब रेलिंग्स पे आपकी गैंट्री गर्डर की कैन रोल करके जाती है आगे के साइड या आगे से पीछे बैकवर्ड साइड आती है, तो वैसी टाइप की मतलब जो स्टील की जो बनी हुई होती है उसे हम क्रेन गर्डर और क्रेन ब्रिज और क्रॉस गर्डर बुलाते हैं। उसके बाद ट्रॉली और क्रैब, थर्ड गैंट्री गर्डर एंड फोर्थ इज क्रेन रेल्स। ओके, तो द क्रेन गर्डर स्पान्स द बे ऑफ द शॉप
ओके। तो क्रेन गर्डर से क्या होता है कि शॉप स्पान्स द बे ऑफ द शॉप, उसका जो स्पान होता है वो फॉर्म होता है क्रेन गर्डर से। द ट्रोली और क्रैब माउंटेड ऑन द क्रेन गर्डर कैन ट्रांसवर्सली अलॉन्ग द क्रेन गर्डर। तो ये जो ट्रॉली और क्रैब होती है वो क्या करती है कि उसे क्रेन गर्डर के ऊपर माउंट किया जाता है, और वो क्या है कि क्रेन गर्डर के साथ ही मूवमेंट करती है। द ट्रॉली हैज़ 4 wheels. The trolley has 4 wheels. The crane girder has 2 wheels at each end and is capable of moving longitudinally on rails. तो क्रेन जो होती है उसमें जनरली 2 wheels होते हैं, ओके, दोनों एंड्स पे, एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग लॉन्गिट्यूडिनली ऑन रेल्स। तो हम उसे लॉन्गिट्यूडनली रेल्स पे मूवमेंट कर सके ऐसी बनाते हैं। तो मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ है। ओके, तो फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो है वो मतलब गर्डर है पूरा, ये आपकी जो क्रेन ट्रस है वो है, रूफ क्लियरेंस है आपका, ये हुक है, ये हुक अप्रोच है, ये गैंट्री गर्डर है आपका, ये देखो ये गैंट्री गर्डर आई शेप का है, और उसके ऊपर ये जो है वो क्रेन ट्रस लगाया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो बोल्ट्स होते हैं, बेस प्लेट होता है, पेडेस्टल होता है, और ये कॉलम होता है। ओके, तो वही चीज़ अगर आप यहाँ देखें प्लान व्यू में तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे जो है वो होता है आपका ट्रस स्पान एलसी होता है। उसके बाद ये जो होती है ये आपकी क्रेन की जो क्रैब होती है, यानी कि रोली होती है, ट्रॉली होती है, वो होती है। ओके, बीच जितना जो है वो आपका व्हील बेस होता है। तो इतने में जो है वो आपकी जो क्रेन गर्डर की या तो फिर क्रेन गैंट्री गर्डर की मूवमेंट जो होती है वो ये लाइंस पे होती रहती है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन। ओके, और ये जो है वो आपके गैंट्री गर्डर्स है। ओके, ये दोनों यहाँ पे दिखाया है, ये और ये आपका क्रेन गर्डर। तो क्रेन गर्डर एंड गैंट्री गर्डर दोनों अलग अलग चीज़ है। द कैन गर्डर हैज़ 2 wheels, देखो यहाँ पे 2 wheels होती है, एंड इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग लॉन्गिट्यूडनली विथ रेल्स। तो इसे हम रेल के साथ जो है वो मतलब लॉन्गिट्यूडनली मूवमेंट कर सके, ऐसा होता है। द गैंट्री गर्डर स्पान्स बिटवीन ब्रैकेट्स अटैच टू कॉलम्स। तो गैंट्री गर्डर्स जो होता है वो स्पान्स बिटवीन ब्रैकेट्स अटैच टू कॉलम से जो अटैच किया हुआ होता है उसमें ब्रैकेट होता है, विच में आइदर बी ऑफ स्टील और रिइंफोर्स कंक्रीट। वो रिइंफोर्स कंक्रीट आरसीसी, और कई बार क्या होता है कि वो स्टील का बना हुआ होता है। थस द यूज ऑफ स्पान ऑफ गैंट्री गर्डर इज इक्वल टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द कॉलम। यानी जो भी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ कॉलम होता है उसका उतना ही मतलब जो है वो जो स्पान होता है वो क्रेन का वही हो जाता है। द रेल्स आर माउंटेड ऑन गैंट्री गर्डर्स। तो रेल्स जो है वो गैंट्री गर्डर के ऊपर लगाई हुई होती है कि जिसकी मदद से आपके रोलर व्हील्स जो है वो क्रेन के उस पर ट्रैवल कर सके। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको अरेंजमेंट पूरा दिखा दिया है। ये आपका एक गैंट्री गर्डर है आई शेप का। ओके, ये फिगर में आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। यहाँ आपका ट्रॉली और क्रैब है। ओके, और यहाँ पे जो है वो होइस्ट लाइन हुक है, यहाँ पे आपकी रेल है कि जिसके ऊपर ये मूवमेंट कर सकती है। अब ये देखो ये अरेंजमेंट जो है वो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से पीछे जा सकता है, ऐसा कुछ भी कर सकता है। ओके, यानी वो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट जो है वो इजीली कर सकता है। और यहाँ हुक का यूज़ जो है वो किसके लिए होता है, जो मतलब मतलब जो भारी वेट वाले जो इक्विपमेंट होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऐसे क्रेन्स का यूज़ कर होता है। ओके, नाउ लोड्स एक्टिंग ऑन गैंट्री गर्डर। गैंट्री गर्डर के ऊपर लोड कितने लगते हैं। तो गैंट्री गर्डर हैविंग नो लेटरल सपोर्ट्स इन इट्स लेंथ, लेटरली अनसपोर्टेड, हैज़ टू विथस्टैंड विद द फॉलोइंग लोड। तो उसमें क्या होता है कि गैंट्री गर्डर में कोई लेटरल सपोर्ट नहीं होता है उसकी लेंथ में, तो इसीलिए हम उसे लेटरली अनसपोर्टेड गर्डर करके भी बुलाते हैं। तो उसमें वेरियस टाइप के लोड्स होते हैं जो यहाँ पे हम के लिखे हुए हैं, सर्ज लोड, व्हील लोड, ब्रेकिंग लोड। ओके, उसके बाद क्रैब वेट प्लस हुक लोड प्लस वेट ऑफ क्रेन फ्रेम का खुद का मतलब वजन, वो व्हील रोड जो व्हील यहाँ पे हम लगाते हैं वो उसके लिए जो है वो अलग होता है सर्ज के लिए। ओके,
एंड ये सारी चीज़ें जो है वो गैंट्री गर्डर में इंक्लूडेड होती है। ये लोड्स की बात है कि कौन कौन से लोड्स होते हैं। तो लोड्स में सबसे फर्स्ट वर्टिकल लोड्स फ्रॉम क्रेन। तो क्रेन से कौन से वर्टिकल लोड आ रहे हैं? सबसे फर्स्ट तो जो है उसका खुद का सेल्फ वेट और क्रेन गर्डर। ओके, सेल्फ वेट ऑफ क्रेन गर्डर ऑफ क्रेन गर्डर। हुक का लोड आएगा वर्टिकली, एंड वेट ऑफ क्रैब यानी कि ट्रॉली में जो भरा हुआ है उसका भी वजन आएगा, लेकिन अगर ट्रॉली खाली है तो उसका भी वजन आएगा। नाउ सेकंड थिंग इज इम्पैक्ट लोड फ्रॉम क्रेन। इम्पैक्ट लोड ऑन फ्रॉम क्रेन यानी क्रेन की तरफ से जो इम्पैक्ट लोड लगता है वो किसके ऊपर लगता है? एज द लोड इज लिफ्टेड बाय एज द लोड इज लिफ्टेड यूजिंग द क्रेन हुक से लोड जो है वो ऊंचा मतलब ऊपर उठाया जाता है, एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड रिलीज एट द रिक्वायर्ड प्लेस, एंड इम्पैक्ट इज फेल्ड ऑन द गैंट्री गर्डर। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि हम क्रेन हुक से उसको मतलब पिक कर लेते हैं लोड को, एंड उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाते हैं एंड रिलीज एट द रिक्वायर्ड प्लेस। तो उससे क्या होता है कि जो है कई बार क्या होता है कि रिलीज़ हो जाता है वो रिक्वायर्ड प्लेस पे। तो इससे क्या होता है कि एन इम्पैक्ट विल फेल्ट ऑन गैंट्री गर्डर। एज पर IS 875 एंड IS 807 impacts loads are taken as given in 2.1। तो 2.1 में जो इम्पैक्ट लोड दिए हैं उसके हिसाब से ही हम ये जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद थर्ड है लॉन्गिट्यूडिनल हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी ड्रैग फोर्स। तो दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द क्रेन गर्डर मूविंग ओवर क्रेन रेल्स एज द क्रेन गर्डर्स मूव लॉन्गिट्यूडिनली, इन अदर वर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ गैंट्री गर्डर। ओके, तो वो गैंट्री गर्डर की डायरेक्शन में जाने का काम करता है आपका जो होता है वो। दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकिंग फोर्स और ड्रैग फोर्स। तो ये जो फोर्स है लॉन्गिट्यूडिनल हॉरिजॉन्टल फोर्स, उसे हम ड्रैग फोर्स भी बुला सकते हैं और ड्रैग जो है फोर्स वो भी बुला सकते हैं। दिस फोर्स इज टेकन इक्वल टू 5% ऑफ द स्टैटिस्टिक व्हील लोड्स फॉर EOT और हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स। तो मतलब ये इसकी जो मतलब इसकी जो पूरी की पूरी जो कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे डिफाइन की है कि द फोर्स इज टेकन इक्वल टू 5% ऑफ द स्टैटिक व्हील से 5% जो है वो दिस फोर्स इज टेकन इक्वल टू 5% ऑफ स्टैटिक व्हील लोड्स। स्टैटिक व्हील लोड जो होता है उसका 5% वो शेयर करता है फॉर EOT एंड हैंड ऑपरेटेड क्रेन, यानी कि EOT और हैंड ऑपरेटेड क्रेन के किस्से में ऐसा होता है कि 5% वेट जो होता है टोटल जो फोर्स होता है वो स्टैटिक व्हील लोड बेयर करते हैं। ओके, उसके बाद है सर्ज लोड यानी लेटरल लोड। तो सर्ज लोड क्या है? लेटरल फोर्सेस आर कॉज्ड ड्यू टू सडन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ द क्रैब व्हेन मूविंग ओवर द क्रेन गर्डर। तो लेटरल फोर्सेस कब मतलब कॉज होता है कि जब आप सडन स्टार्ट करते हैं टू स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ क्रैब व्हेन मूविंग ओवर देम विद क्रेन। लेटरल फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड और ऑल्सो कॉज when the crane is dragging weights across the floor of the shop। okay, तो lateral forces जो है are also caused when the gram is discharging weight where the dragging across the floor of the slope। okay, तो इस लोड को हम सर्ज लोड बुलाते हैं। IS 875 gives the following recommendation for your surge load for EOT cranes. For EOT cranes, 10% of the crab and the wheel lifted on the crane। okay, and for hand operated crane 50%
वेटेड ऑन द क्रैब एंड द वेट लिफ्टेड ऑन द क्रेन। ओके, तो ये सारी जो है वो आपको लेटरल लोड की कहानियाँ किससे है। और टेबल नंबर 2.1, एडिशनल इम्पैक्ट लोड्स, एडिशनल इम्पैक्ट लोड ऑन क्रेन्स, यानी क्रेन्स के ऊपर IS 875 के अनुसार कितना कितना लोड आता है वो। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ लोड एंड इम्पैक्ट वायोलेंस फॉर EOD crane 25% of maximum static wheel loads, and for hand operated crane 10% of maximum static weight load. Horizontal forces transverse to rails for for EOD cranes 10% of the weight 10% of the weight of the crane and the weight is lifted on the crane. For hand operated crane 5% of the weight of the crane and the weight lifted on the crane. ओके, तो ये जो पूरा टेबल है वो एडिशनल इम्पैक्ट लोडिंग मशीन की इम्पैक्ट लोडिंग का जो स्टडी वो कैसे किया जाता है। ओके, नाउ अटैचिंग रेल्स टू गैंट्री गर्डर। गैंट्री गर्डर में जो हम मतलब जो लगाते हैं रेल्स वो कैसे होता है। द व्हील्स ऑफ द क्रेन गर्डर मूव ऑन द रेल्स माउंटेड ऑन द गैंट्री गर्डर। तो जो क्रेन गर्डर के जो मतलब क्या होते हैं कि द व्हील्स ऑफ क्रेन, यानी क्रेन के जो व्हील्स होते हैं विल गाइड द व्हील्स ऑफ द क्रेन crane girder move on the rails mounted on the gantry girder. The rail sections are attached to the gantry girder with bolted clamps or hook bolts about 500 to 1000 mm center to center, depending on the lifting capacity of the crane. Rails are generally not welded to the gantry girder because of the difficulty in the readjustment of the alignment and perforation or burnout rails. These hook bolts and clamps for slow moving cranes up to 50 kN capacity are shown in figure 2.5. अब देखो ये जो अटैचिंग रेल्स जो है वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि रेल्स जो है वो कहाँ अटैच की है। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो है वो हुक के मतलब रिंग के थोड़े टाइप है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि आपके पास अगर द हुक बोल्ट एंड क्लैम्प्स अगर है फॉर स्लो मूविंग तो 50 kN कैपेसिटी का आप काम कर सकते हो। ये आपकी चेन है वो आप देख सकते हो इजीली। ओके, हुक बोल्ट्स, उसके बाद टाइट क्लैम्प्स फॉर फिक्स रेल्स एंड लूज क्लैम्प्स फॉर फुटिंग रोल्स। फिगर 2.4 मेथड्स ऑफ अटैकिंग रेल्स टू गैंट्री। गैंट्री से जो है वो मेथड डिसाइड करने की। ओके, उसके बाद है लेटरल लोड ऑन रेल एंड टिपिकल ब्रैकेट। तो उसमें हम देखते हैं फिगर 2.5 शोज द टिपिकल ब्रैकेट टेकन आउट फ्रॉम अ स्टील कॉलम एंड लेटरल लोड FL एक्टिंग ऑन द फ्लेंज ऑन द व्हील। तो फिगर 2.5 क्या बताती है, विच शोज द टिपिकल ब्रैकेट टेकन आउट फ्रॉम अ सिंगल स्टील कॉलम में से वो बाहर आया है, एंड लेटरल लोड FL एक्टिंग ऑन द ग्राउंड फ्रिंज ऑफ व्हील। ओके, एज द सेंटर crane मूव टूवर्ड्स द लोड, internal load is developed to the application of ब्रेक्स और द सडन एक्सीडेंट ऑन द ट्रॉली। ओके, तो ये संभावनाएं दर्शाई है कि लेटरल लोड और टिपिकल ब्रैकेट ना हो तो क्या क्या हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे जो है वो आपको तीनों टाइप के लगभग दिखाने का ट्राई करेंगे। ये सबसे फर्स्ट है लेटरल लोड एंड टिपिकल ब्रैकेट। तो लेटरल लोड में जैसे कॉलम होते हैं, स्टिफनेस होता है, पैकिंग होता है, ओके, गैंट्री गर्डर जो है वो ये है वर्टिकली, and FL is equal to straight load and FL is equal to lateral load and wheel is equal to single flange। ओके, तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको एग्जाम में दिखानी है। एप्लीकेशन ऑफ लेटरल लोड्स एंड टिपिकल ब्रैकेट। ओके,
उसके बाद जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गैंट्री गर्डर। उसमें सबसे फर्स्ट आपने सी सेक्शन देखा, ISMC 300 आई सेक्शन के ऊपर लगाया हुआ है, और ISWB 600 आई सेक्शन में ये चैनल है, और ये जो है वो आपका बॉटम प्लेस है। ओके, बॉटम प्लेट में क्या है कि बॉटम प्लेट में ऐसे एक कवर पट्टी लगी हुई होती है, और ये एक टॉप चैनल जो है वो बिठाई हुई होती है। ओके, तो ये दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ गैंट्री गर्डर्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सम एंड क्रेन कैपेसिटी there can may be many forms of gantry girder. Some commonly used forms are shown in figure 2.6। 2.6 पे मतलब जितने भी यूज़ होते हैं वो कॉमनली वो मैंने दिखाए हैं। रोल स्टील बीम्स, यानी आगे की फिगर में रोल स्टील बीम्स विथ और विदाउट प्लेट्स, चैनल और एलर्जीज channels and or angles are normally used for spans up to 8 meter and cranes up to 50 kN capacity। ओके, तो रोल स्टील बीम्स जो विथ और विथआउट प्लेट होती है, और एंगल्स नॉर्मली विथआउट यूज फॉर स्पान्स अप टू 8 मीटर फॉर क्रेन्स अप टू 50 kN टेक्नोलॉजी। प्लेट गर्डर्स आर सुटेबल अप टू स्पान 6 to 10 मीटर। 6 to 10 मीटर के लिए बहुत अच्छी है प्लेट गर्डर। And plate girder with channels, angles etc. can be used for spans more than 10 मीटर। तो 10 मीटर से ज़्यादा जो है वो कवर करता है, 10 मीटर से कम करता है हालांकि। ओके, 10 मीटर से कम करता है, बट यहाँ पे हम 10 मीटर दिखाएंगे। बॉक्स गर्डर्स आर यूज फॉर स्पान मोर देन 12 मीटर। तो जो बॉक्स गर्डर जो है उसका यूज़ हो रहा होता है। ओके, बॉक्स गर्डर्स आर यूज फॉर स्पान मोर देन 12 मीटर। तो अगर आप बॉक्स प्लेट गर्डर का यूज़ कर रहे हो, यानी कि बॉक्स गर्डर का यूज़ कर रहे हो गैंट्री गर्डर में भी, तो आपकी जो मतलब मसल्स है या स्पान्स है उसकी कैपेसिटी जो है वो 12 मीटर से ज़्यादा रहती है। ओके, तो इतनी बातें जो है वो आपको गैंट्री गर्डर के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन स्टिपुलेशन के साथ मिलेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।